नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल झारखंड के पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा, यानी 13 नवंबर को फिक्स था। पहले चरण का चुनाव कल हो जाएगा और बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव है वह भी कल संपन्न हो जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार को बहन मायावती जी ने काफी खरी खोटी सुना दी, साथ में अपील भी कर दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा मामला आया है सामने, जो विभाग की लापरवाही है। 35 कुमारी लड़कियों को प्रेग्नेंट घोषित कर दिया। और बिहार की जो ताजा रिपोर्ट क्या है, झारखंड हेमंत बाबू का होने वाला है अथवा भाजपा कब्जा कर लेगी, ये सारी चीजें मैं विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले हम बिहार के उपचुनाव के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो ये मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। कई जगह नीतीश कुमार की जो छवि है, आज भी जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जैसे वो इमामगंज में गए, जहां पर दीपा मांझी कैंडिडेट है एनडीए की और जीतन राम मांझी की बहू है, तो जाहिर सी बात है सत्ता में है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इनका एक चेहरा भी है। आम जनता ने बिल्कुल हाथों हाथ लिया, ऐसा लगने लग गया कि दीपा मांझी चुनाव जीत जाएगी। रामगढ़ में कांटे का मुकाबला है, क्योंकि बसपा पहले भी सेकेंड स्थान पर थी रामगढ़ में और इस बार कड़ी टक्कर दे रही है। आम जनता की माने, जो वहां के मतदाताओं की अगर माने, तो बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीत रही है। रामगढ़ की कल चुनाव वोटिंग होना है, कल चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब यह कि 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक सीट जो इमामगंज वाली है यानी गया वाली, वह एनडीए के हाथ में था। बाकी 3 जो था वो इंडिया गठबंधन के हाथ में था। तो एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर नुकसान होगा तो वो इंडिया गठबंधन का, क्योंकि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं है और बसपा बड़ी ताकत में है। रही बात ये कि 2 व्यक्ति यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो चेहरा है, वो साख है, वो दांव पे लगा हुआ है। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता यह कहते हैं कि हमें जीत में भी खुशी है, हमें हार में भी खुशी है, हम तो परसेंटेज वोट देखेंगे कि इस उपचुनाव में हमें कितना प्रतिशत वोट हासिल हुआ। ऐसे चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, तो उनका भी साख जो है वो दांव पे लगा ही हुआ है। हम उन्हें इस तरह से बच के जाने नहीं दे सकते। और उत्तर प्रदेश में चुनाव तो चुनाव, पीसीएस का एग्जाम भी जो है 2 अलग अलग डेट में करवा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बहन मायावती जी ने साफ साफ एक्स के ऊपर लिखा, सरकार से अपील भी किया कि ये उन गरीब छात्रों के बारे में सोचें जो घर से किसी तरह मुश्किल से केंद्र तक पहुंचते हैं, परीक्षा केंद्र तक। आपकी लापरवाही होती है, पेपर लीक हो जाता है, व्यवस्था क्या आपके पास अब बच्चों के परीक्षा कराने की भी नहीं रह गई। चुनाव में तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो ये परीक्षाएं हैं बच्चों के, जो पीसीएस के एग्जाम है, तो राज्य सरकार इतना सक्षम नहीं रह गई उत्तर प्रदेश की कि पीसीएस का एग्जाम एक बार में करवा ले। और तो और बनारस काफी फेमस जिला है, वहां का एक रमना गांव है, वहां पर एक गांव में 35 कुमारी लड़कियों को सरकार ने प्रेग्नेंट घोषित कर दिया। उनके मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए और जो भी होता है प्रेगनेंसी का सारा किट वगैरह प्रोवाइड करने का, उनको एहतियात बरतने का, लोग परेशान हो गए। आनन फानन में जब विभाग से संपर्क किया तो विभाग ने बड़ी आराम से कह दिया कि माफी चाहता हूं, मैं अपना डेटा जो है डिलीट कर लिया है। क्योंकि विभाग के कुछ कर्मचारी जो आंगनबाड़ी सेविका है,
वो बाकी कार्यों का, जैसे आधार कार्ड वगैरह होता है, उसका डेटा लेने के लिए गए थे और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी वो डेटा लेने के लिए गए थे और दोनों के फॉर्म को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक ही मैसेज सबके ऊपर जारी कर दिया। ये विभाग की लापरवाही है। विभाग ने माफी तो मांग ली, लेकिन सरकार की जो चुस्ती और दुरुस्ती है उसका पोल खुल गया कि उत्तर प्रदेश सरकार में विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि मुनकाद अली उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, कद्दावर नेता भी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से है। उनकी जो बेटी है वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। या तो मुनकाद अली खुद एहतियात बरतते और बाकी कार्यकर्ताओं से ये कहते कि भैया ये प्रोग्राम में मत आना, क्योंकि वहां पर प्रोग्राम में जो है मुनकाद अली के समर्थक भी आ गए और उधर उनकी बेटी के समाजवादी पार्टी के भी। और बहन मायावती जी ने क्या किया कि जो लोग बसपा से गए थे उनको अनुशासनहीनता की वजह से कारण बता के और पार्टी से बाहर कर दिया। अब हर जगह होता है, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी लड़की भाजपा में थी, वो सपा में थे। बहुत सारे घर में ऐसे ऐसे हैं रिश्ते जो अलग अलग पार्टियों में हैं। तो इस आधार पर अगर पार्टी से निष्कासन हो तो बसपा अपने आप कमजोर हो सकती है और बसपा को ध्यान रखना चाहिए। ये अनुशासनहीनता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनके परिवार में अपर्णा यादव भी भाजपा में जुड़ी हुई है। तो क्या भाजपा के लोग वहां नहीं जाते होंगे या समाजवादी पार्टी के लोग उनके पास नहीं जाते होंगे? तो ये अनुशासनहीनता नहीं है। कम से कम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता डरेंगे, मिलने जुलने से डरेंगे और एक भय में रहेंगे कि पता नहीं किसी नेताजी के पास जा रहे हैं, क्या पता उनके पुत्र जो है किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले और वहां पर हमें अनुशासनहीनता में बसपा से बाहर कर दे। ये गलत हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की ताकत बढ़ रही है। बहन मायावती जी इंटरेस्ट ले रही है, कार्यकर्ताओं में जोश आया है, लेकिन वही पुराने ढर्रे अनुशासनहीनता के नाम पे बाहर करो अंदर करो, ये सारी चीजें कई बार पिनअप कर देती है, पार्टी को जो है शर्मसार करती है और इससे बचना चाहिए। उधर दिल्ली में फॉग का मामला है, उधर प्रदूषण का मामला है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है तो काफी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन प्रदूषण के मामले में वो हर जगह फेल होती जा रही है। झारखंड में जो है भाजपा चुनाव आयोग को एक कंप्लेन देती है कि राहुल गांधी जी को झूठ बोलने से रोका जाए। ये कंप्लेन है, ये आवेदन है भाजपा के तरफ से चुनाव आयोग को कि राहुल गांधी जी जैसे ही मंच पर चढ़ते हैं ताबड़तोड़ झूठ बोलने लग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, हमारे दर्शक ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा झूठ बोलते हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री ज्यादा झूठ बोलते हैं? आखिर झूठ बोलने में सबसे बड़ा शेर कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा ने तो आवेदन दे दिया। अब कांग्रेस भी आवेदन दे सकती है, काउंटर आवेदन दे सकती है कि प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे झूठ बोले हैं, 15 लाख रुपए का, 2 करोड़ नौकरी का, और हर स्टेज पे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहने का मतलब यह है, राजनीति में वायदे भी होते हैं, लंबी लंबी बातें भी होती है, लेकिन यह पहला मामला है किसी राजनीतिक दल ने किसी नेता के बारे में यह आवेदन किया हो कि उन्हें झूठ बोलने से रोका जाए। हो सकता है राहुल गांधी जी के पास तथ्य हो, फैक्ट हो, आम जनता को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो। ऐसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गोदी मीडिया वही का फुटेज लेती है जहां भाजपा के समर्थक खड़े होते हैं। आम जनता से, राह चलते हुए जनता से नहीं पूछती है गोदी मीडिया, क्योंकि कैमरा सच बोलता है, लेकिन कैमरा पकड़ने वाले जो हाथ होते हैं वो तो इंसानों के ही होते हैं और वो पैसे लिए हुए होते हैं। उन्हीं से पूछते हैं जो उनके समर्थक होते हैं।
झारखंड में एक तरफा हवा है हेमंत सोरेन के मामले में, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस की शासन आ रही थी और आते आते चली गई और भाजपा काबिज हो गई। तो ऐसे हालात में हम कुछ नहीं कह सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।